इतिहास में ना कुछ तारीखें सिर्फ कैलेंडर पर लिखे नंबर नहीं होती, वो एक जख्म बन जाती हैं जो कभी नहीं भरता। आज हम एक ऐसे ही गहरे जख्म की कहानी को परत दर परत समझेंगे, जालियांवाला बाग हत्याकांड। जरा उस दौर में चलते हैं। 1919 का भारत गुलाम तो था, पर उसकी आवाज में एक उम्मीद थी। पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ था और भारत एक नई सुबह का इंतजार कर रहा था। लेकिन उसे मिला क्या? सिर्फ और गहरा अंधेरा। तो सवाल यह है कि आखिर ये सब हुआ क्यों? इसकी जमीन कैसे तैयार हुई? कहानी शुरू होती है एक टूटे हुए वादे से और एक ऐसे कानून से जिसने हर हिंदुस्तानी को अपना दुश्मन मान लिया। देखिए, हुआ ये कि वर्ल्ड वॉर 1 में हजारों भारतीय सैनिक ब्रिटिश साम्राज्य के लिए लड़े, जाने दी, और वादा था कि इसके बदले देश को ज्यादा अधिकार मिलेंगे, थोड़ी आज़ादी मिलेगी। पर जैसे ही युद्ध खत्म हुआ, सारे वादे हवा हो गए। वफादारी का इनाम मिला जुल्म, और ये जुल्म आया रॉलेट एक्ट की शक्ल में। अब सोचिए, ये कैसा कानून था? ये कहता था कि सरकार सिर्फ शक के आधार पर किसी को भी उठाकर जेल में डाल सकती है। ना कोई वकील, ना कोई दलील, ना कोई अपील। मतलब हर भारतीय की गर्दन पर एक तलवार लटका दी गई थी। ये कानून नहीं था, ये सीधे सीधे आत्मसम्मान पर हमला था। इस कानून के खिलाफ गुस्सा तो पूरे देश में था, लेकिन एक शहर ऐसा था जहां यह गुस्सा एक सुलगती हुई आग बन चुका था, और वो शहर था अमृतसर। चलिए अब कहानी को वहीं ले चलते हैं। पंजाब, जिसे वीरों की धरती कहते हैं, जिस पंजाब ने युद्ध में सबसे ज्यादा बेटे भेजे थे, वही खुद को सबसे ज्यादा ठगा हुआ महसूस कर रहा था, और इस उबलते हुए गुस्से का सेंटर बन गया था अमृतसर। और फिर हालात बहुत तेजी से बिगड़ने लगे। दो बड़े नेताओं की गिरफ्तारी ने मानो आग में घी डाल दिया। और फिर एंट्री होती है इस कहानी के विलन की, ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर, एक ऐसा अफसर जो मानता था कि हिंदुस्तानियों को सिर्फ गोली की भाषा समझ आती है। उसने आते ही शहर में दहशत फैला दी। सोचिए, लोगों को सड़क पर पेट के बल रेंगने का हुक्म दिया गया। ये जिल्लत की इंतहा थी। और फिर वो दिन आ ही गया, 13 अप्रैल 1919। इतिहास के वो खौफनाक 10 मिनट जिन्होंने भारत की तकदीर पर एक ऐसा निशान छोड़ा जो आज तक नहीं मिटा है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि जालियांवाला बाग में हो क्या रहा था। वो कोई राजनीतिक रैली नहीं थी, कोई विरोध प्रदर्शन नहीं था। अरे, बैसाखी का मेला लगा था। लोग हंसने खेलने, त्योहार मनाने आए थे। और जगह कैसी थी? चारों तरफ से ऊंची ऊंची दीवारों से घिरी हुई, बाहर निकलने के रास्ते इतने तंग कि कुछ ही देर में वो बाग एक मौत का कुआं बनने वाला था। अंदाजा लगाइए, करीब 20,000 लोग, एक छोटे मोटे शहर जितनी आबादी, बच्चे, बूढ़े, औरतें, सब बेफिक्र होकर त्योहार की खुशियों में डूबे थे। किसी को दूर दूर तक अंदाजा नहीं था कि मौत बस कुछ ही कदमों की दूरी पर है। और तभी जनरल डायर अपने 90 सैनिकों के साथ वहां पहुंचा। आते ही उसने पहला काम क्या किया? बाग से बाहर निकलने का जो सबसे चौड़ा रास्ता था, उसे बंद करवा दिया। अब जरा वो सीन सोचिए, एक तरफ 20,000 निहत्थे लोग और दूसरी तरफ बाहर जाने का रास्ता बंद करके बंदूकें ताने खड़े 90 सैनिक। कोई वार्निंग नहीं दी गई, भीड़ को हटने के लिए एक बार भी नहीं कहा गया। बस एक हुक्म हवा में गूंजा, एक शब्द, फायर। और फिर गोलियों की तड़तड़ाहट ने हर आवाज को खामोश कर दिया। 10 मिनट, कहने को तो सिर्फ 10 मिनट, लेकिन जब हर पल मौत बरस रही हो तो वो 10 मिनट सदियों से भी लंबे लगते हैं। पूरे 600 सेकंड तक बिना रुके गोलियां चलती रहीं, चलती रहीं, चलती रहीं। कुल 1650 राउंड गोलियां चलाई गईं, और ये गोलियां हवा में नहीं चलाई गई थीं। हर एक गोली का निशाना वो बेकसूर लोग थे जो वहां फंसे हुए थे। ये सिर्फ हत्या नहीं थी, ये वहशीपन था। सैनिकों को साफ हुक्म था कि गोलियां वहां चलाओ जहां लोग सबसे ज्यादा हों, ताकि कोई बच ना पाए। जो भागने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें चुन चुन कर मारा गया। जान बचाने के लिए सैकड़ों लोग बाग के कुएं में कूद गए, और वो कुआं लाशों से भर गया। और सबसे खौफनाक बात, गोलीबारी इसलिए नहीं रुकी कि किसी को रहम आ गया, बल्कि इसलिए रुकी क्योंकि सैनिकों की गोलियां खत्म हो गई थीं। गोलियां तो खत्म हो गईं, लेकिन डायर की क्रूरता नहीं। कहानी का सबसे स्याह पन्ना तो इसके बाद लिखा गया। देखते हैं उस नरसंहार के बाद क्या हुआ और उसे सही कैसे ठहराया गया। अपना काम खत्म करके डायर वहां से ऐसे चला गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। घायलों को वहीं तड़पता छोड़ दिया,
और जाते जाते पूरे शहर में कर्फ्यू लगा दिया। मतलब कोई अपने जख्मी बाप या बेटे को उठाने तक नहीं आ सकता था। लोग रात भर वहीं पड़े तड़पते रहे, अपनों की आंखों के सामने, बिना मदद के। बाद में जब हिसाब किताब हुआ तो ब्रिटिश सरकार के कागजों में लिखा गया कि 379 लोग मारे गए, सिर्फ 379, जबकि असलियत ये थी कि मरने वालों का आंकड़ा 1000 के भी पार था। ये सच को छुपाने की एक बेशर्म कोशिश थी। और इस सब के बाद डायर ने खुद क्या कहा, ये सुनिए। जब उससे पूछा गया कि चेतावनी क्यों नहीं दी, तो उसने कहा, मेरा मकसद भीड़ को हटाना था ही नहीं, मैं तो एक सबक सिखाना चाहता था। वो दहशत फैलाना चाहता था, एक ऐसा डर पैदा करना चाहता था जिसे हिंदुस्तानी कभी ना भूलें। ये गोलियां सिर्फ इंसानों के जिस्म पर नहीं लगी थीं, ये गोलियां पूरे देश की आत्मा पर लगी थीं। और इस एक घटना ने हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई का रुख हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। जैसे ही ये खबर फैली, पूरे देश में एक उबाल आ गया। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने गुस्से में अंग्रेजों की दी सर की उपाधि लौटा दी। कहा, नहीं चाहिए मुझे ऐसा सम्मान जो मेरे देशवासियों के खून से सना हो। महात्मा गांधी, जिनका ब्रिटिश न्याय पर थोड़ा भरोसा था, उनका भी वो भरोसा टूटकर चकनाचूर हो गया। उन्होंने कहा, अब रास्ता बदल गया है। और यही था इस हत्याकांड का सबसे बड़ा असर। लोगों के मन से ये भोलापन, ये विश्वास खत्म हो गया कि आज़ादी मांगने से, अर्जियां देने से मिल सकती है। अब सबको एक बात साफ समझ आ गई थी कि आज़ादी अब छीननी पड़ेगी। आज भी अगर कोई जालियांवाला बाग जाता है तो दीवारों में धसे गोलियों के निशान साफ दिखते हैं। वो शहीदी कुआं आज भी वहीं है, लेकिन इन सबसे ज्यादा भारी वहां की खामोशी है। एक ऐसा सन्नाटा जिसमें आज भी हजारों चीखें दफन हैं। और वो खामोशी आज भी हर आने वाले से एक ही सवाल पूछती है, अगर उस दिन उस भीड़ में कोई अपना होता तो क्या वो बच पाता? ये सवाल हमें याद दिलाता है कि जिस आज़ादी में हम सांस ले रहे हैं, उसकी कितनी बड़ी कीमत चुकाई गई है और उसे संभाल कर रखना कितना ज़रूरी है।